Morning student, this is the third lecture of your chapter number first, which is some basic concepts and of chemistry. Let's start the session. Atoms and molecules. Today's session we will discuss about the atoms and molecules and type of molecules, and basically in this session we will cover numerical portion of this chapter, which is based on molarity, moles, ग्राम, एटॉमिक मास है एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेट्स सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है अगर एटम क्या होता है, तो एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट होता है। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो आपका एटम होता है। ये फ्री, कुछ एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, और कुछ जो होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। While the smallest particle of a substance which is capable of independent existence is called a molecule। ठीक है, लेकिन किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी इंडिपेंडेंटली हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। गॉट इट? मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। मॉलिक्यूल्स दो तरह के यहाँ पे हैं। होमो का मतलब सिमिलर, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। होमोएटॉमिक जैसे अगर हम बात करें जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिमिलर एटम्स आपस में मिले हों या सिमिलर एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन गैस। H2 में आप देख रहे हैं कि दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, उसी तरह से N2 नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, Cl2 क्लोरीन को दो एटम्स हैं। वहीं हेट्रोएटॉमिक की बात करें तो H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हुए हैं। ठीक है, तो homoatomic molecules are made up of the atoms of the same element, and the heteroatomic molecules are made up of the atoms of the different element, have different atomicity। got it? और एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर आपसे एटॉमिसिटी पूछा जाए तो कितने एटम्स या कितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, उसे ही हम कहते हैं एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर H2 की एटॉमिसिटी पूछी जाती है तो दो हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, तो यहाँ पे आप एटॉमिसिटी बताएंगे कि इसकी एटॉमिसिटी 2 है। H2O में 3 हो जाएगी, CH4 में 5 हो जाएगी, NH3 में 4 हो जाएगी, H2SO4 में तो आपका 7 हो जाएगा। यानी जितने एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हुए हैं फार्मूले में आप देख करके बता सकते हो कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है। गॉट इट? मोनो एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं, पॉली एटॉमिक। मोनो यानी सिंगल होंगे, ठीक है, एक ही एटम होगा तो वहाँ पे मोनो एटॉमिक होंगे। मोनो एटॉमिक में जनरली आपके नोबल गैसेज आते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, या फिर मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे सोडियम, ओनली सोडियम अगर हम बात करें, पोटेशियम। डाई एटॉमिक में H2N2 Cl2 Br2 K2। ट्राई एटॉमिक में H2O हो गया, CO2 हो गया, इस तरह के जिसमें 3 एटम्स। और पॉली में ढेर सारे एटम्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। गॉट इट? लेट्स सी एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम जो होते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो एटम्स को के मास को एग्जैक्टली मेज़र कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम किसी भी, ऐसा नहीं है कि ये एटम्स जो हैं हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत ही स्मॉलर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा मेज़रमेंट का ऐसा कोई तरीका हम बना लिए हैं जिस पे हम ले जा कर के वेट मशीन हमारे पास ऐसा कोई हो जिस पे कि हम एक एटम को रखें और उसका मास हमें डिटरमाइन हो जाए। ऐसा तो कोई हमारे पास वेट मशीन होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट के एटम की जो कंपैरेटिव वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है वो भी किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 की ही वैल्यू से कंपेयर करके अनदर एटम्स की मास को डिटरमाइन किया जाता है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? ये एग्जैक्टली मास होती है जो कि किसके इक्वल होती है?
1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 का मतलब कार्बन जो होते हैं उसके कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो जो कार्बन 12 जिसमें एटॉमिक मास 12 होता है उसे ही हम कार्बन 12 कहते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास जो होता है आपका 12 होता है, 14 भी होता है। तो वो आइसोटोप्स हमें कौन सा लेना है, कार्बन 12 लेना है। ठीक है, क्यों लिया गया कि कार्बन 12 जो है वो अर्थ पर ऑलमोस्ट बहुत सारी अधिक से अधिक चीज़ों में पाई जाती हैं, इस वजह से कार्बन 12 का ही यूज किया गया। अब आप सोच रहे हो क्या यहाँ कार्बन 12 ही यूज किया, इससे पहले भी बहुत यूज किए गए। पहले हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया, हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स होने के कारण ये फिर थ्योरी फेल हो गई। ऑक्सीजन से कंपेयर किया गया, लेकिन फर्दर जो हमें मान्यता मिली आईपीएससी के अकॉर्डिंग वो कार्बन से, कि कार्बन से अगर हम मेजरमेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं एटॉमिक मास, तो वो हमारा करेक्ट मास आता है। 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, टुडे AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास, और उसी AMU को अब हम शॉर्ट में U भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड मास। लेट्स सी एटॉमिक मास। Atomic mass of an element is defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12 taken as 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट मास वेट मशीन पर मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक रिलेटिव वैल्यू, एक कंपेरेटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो कैसे निकालना होता है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ एन एटम, यानी उस एलिमेंट के एक एटम का मास अपान 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट। ठीक है, 1/12 पार्ट। ग्राम एटॉमिक मास। अब इसी एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यूनिफाइड मास को जनरली हर जगह यूज कर पाना थोड़ा सा अनकन्वीनियंट होता है, तो कुछ लोग ग्राम में इजीली समझ पाते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो उसका जो मास ग्राम में होगा वही उसके एटॉमिक मास के इक्वल कहा जाता है। और उसी को समझ लीजिए कि जो आपका यूनिफाइड मास होता है उसी को ग्राम में रिप्रेजेंटेशन करना ही ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। इन सिंपल टर्म्स एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram is the gram atomic mass or gram atom. Got it? For example, the atomic mass of oxygen 16 AMU, therefore gram atomic mass of oxygen is 16 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर मास जो है एटॉमिक मास जो है वो 16 AMU है, तो उसी को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटम सबसे छोटा होता है, एटम के मास के बाद अब आता है आपका मॉलिक्यूलर मास। सेम एज मॉलिक्यूलर मास के लिए भी उसी तरह से हम लोग यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन atom of carbon 12 taken as 12. It expresses as to how many times the molecules of a substance is heavier than the 1/12 of the mass of an atom of carbon। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी उसी तरीके से कंपेयर किया जाता है जिस तरह से हम एटॉमिक मास। ठीक है, बस वहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू कहते थे मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 मास लेते थे, तो यहाँ पे बस चेंजेस क्या हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ मॉलिक्यूल अपान 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 मास। ठीक है, यानी कार्बन 12 से ही यहाँ पे कंपेयर करके मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लें, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो 44 टाइम्स हैवियर है किससे, कार्बन के 1/12, कार्बन के मास के 1/12 पार्ट से। ठीक है, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 AMU, इसलिए इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 44 AMU। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। और इसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं,
तो ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना होता है तो उसमें प्रेजेंट सभी एटम्स के एटॉमिक मास को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम थिंग है, जिस तरह से ग्राम एटॉमिक मास होता है उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ग्राम में रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इज ग्राम न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम एज फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो आप मॉलिक्यूल यानी O2 है, सिंगल O नहीं है। प्रीवियस एग्जांपल में सिंगली O की बात कर रहे थे क्योंकि वो एटम था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे O2 होगा। O2 का जो मास होता है वो 32 AMU, और उसे अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 32 ग्राम होता है। नाउ लेट्स सी फार्मूला मास। Sum of atomic masses of the element present in one formula unit of a compound it is used for the ionic compound। सेम थिंग है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो जनरली हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए टर्म यूज करते हैं। अगर यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनके लिए सेम थिंग ही है, बस उसको हम नाम दे देते हैं फार्मूला मास। सपोज दैट जैसे अगर हमें H2O का मास निकालना है तो उसे मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे NaCl का जो कि आयनिक कंपाउंड हो तो उसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं फार्मूला मास। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, निकालने का तरीका सेम कि सभी एटम्स के एटॉमिक मास को आपस में सम कर दिया जाता है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको समझना है क्योंकि फर्दर ये मोल आपके 11th-12th में बहुत बार आने वाले हैं, और इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपका बहुत ही बड़ा लॉस होगा। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि मोल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जनरली मोल क्या होता है कि हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, तो जिसमें एक क्वांटिटी थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसकी यूनिट थी मोल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। अब यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो मास के रिस्पेक्ट में नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल यूनिट होती है। तो उसी मोल को ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, तो उसी के लिए हम लोग समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मोल is defined as the amount of a substance which contains the same number of the chemical units। chemical units में आपके particles हैं, atoms, molecules, ions और electrons, और there are atoms in exactly 12 ग्राम of pure carbon 12। ठीक है, यानी कि मोल क्या है कि मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हों जितने कि 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कितने पार्टिकल्स होते हैं? ये होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मोल रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 6.022 हमने यूज कर लिया है क्योंकि कैलकुलेशन में हमें इजी होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 6.023 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 22 ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन में हमें इजी हो, कि कैंसिल करने में आसानी होती है। इसे हम कहते हैं एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, मोल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 केमिकल यूनिट्स। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ठीक है, तो सिंपली अगर हम कहें द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कि एवोगेड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे ही हम कहते हैं 1 मोल। और द मास ऑफ 1 मोल, एक मोल का जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में, उसे ही हम कहते हैं मोलर मास। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो हम कह सकते हैं कार्बन 12 जो है उसका जो मोलर मास है वो 12 है, और उसमें पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये सभी के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं
सबके लिए ये सेम डिफिनेशन होगा, किसी के लिए भी डिफरेंस नहीं होगा। फिर से एक बार आप सुनेंगे, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में भी आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है। मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम, उससे पहले एक चीज़ और ध्यान देंगे कि मोल्स फाइंड कैसे करते हैं। मोल्स फाइंड करने के हम कुछ फार्मूले भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, मोल को सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन। ठीक है। तो मोल इज इक्वल्स टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। दोबारा सुनेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये किसके इक्वल होता है? मोल के इक्वल होता है। और साथ ही साथ एक और फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन अवोगेड्रो नंबर। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन अवोगेड्रो नंबर। ये होता है मोल्स के दो फार्मूले होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसे ही हम कहते हैं 1 मोलर वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय Vm। ठीक है। V फॉर वॉल्यूम, M फॉर मोलर। 1 मोल of all gaseous substances at 273 Kelvin and 1 atm pressure occupies a volume equal to 22.4 liter और 22,400 ml। ठीक है। ये प्रीवियस हम गैलुसेक्स लॉ में अवोगेड्रो ने लॉ में हम बता चुके हैं कि किसी भी STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही आपका 273 केल्विन टेम्परेचर होता है और 1 atm प्रेशर होता है। तो STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर और इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है। द यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज लीटर पर मोल और मिलीलीटर पर मोल। ठीक है। तो हम SI यूनिट यूज करेंगे यहाँ पे, तो लीटर ही यूज करेंगे। लीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम मीटर क्यूब में, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली आप लीटर पर मोल भी यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे, तो अब ये तो था मोल से रिलेटेड चीज़ें। अब परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंट निकालना है सिंपली, जैसे आप मैथमेटिक्स में परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से करना है। द मास परसेंटेज ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। तो कोई भी जो कंपाउंड है उसमें किसी भी एटम का मास का परसेंट निकालना ही उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। तो सिंपली इसका फार्मूला क्या होता है कि मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हमें H2O है, H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कंपोजिशन परसेंटेज निकालना है, तो H2O, ठीक है, तो H2O में पहले आप हाइड्रोजन का निकालना है, तो हम लिखेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी पूरे कंपाउंड का H2O का कितना हो जाएगा 18, तो 2/18 इंटू 100 कर देंगे तो ये मास परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन आ जाएगा। गॉट इट। इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड्स में किसी भी एटम का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। तो देखिए बेसिकली जो फार्मूले होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है।
तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की आगे के चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे, बट इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एन इम्पीरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH इज द इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, देखिए जैसे सपोज दैट कोई कंपाउंड होता है, तो इम्पीरिकल फार्मूला क्या है कि सिंपली वो ये बताता है कि उस कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड का इम्पीरिकल फार्मूला ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी एटम्स या जो भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हुए हैं, उनके एटम्स में सबसे सिंपल रेशियो क्या है, सबसे सिंपल रेशियो क्या है, ये बताता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर बेंजीन का लिया गया है कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है। अब बेंजीन का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, लेकिन हमें सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 6:6 करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जो टोटल होता है C6H6 बताएंगे आप। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लें हम, C2H6 होता है आपका फार्मूला किसका, एथेन का। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। ठीक, लेकिन अगर उसका एम्पिरिकल फार्मूले की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 2:6 होगा, और 2:6 को जब कैंसिल करेंगे तो 1:3, तो यानी CH3 जो होगा वो इथीन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H6 होगा। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। गॉट इट। अब रिलेशन बिटवीन इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, द टू फार्मूलाज आर रिलेटेड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू होता है n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला, और n यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पीरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो यानी अगर हमें निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो पहले हमें n पता होना चाहिए। n कैसे पता चलेगा, मॉलिक्यूलर मास और इम्पीरिकल फार्मूला मास दोनों का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इम्पीरिकल फार्मूला कर देंगे, तो आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन की। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा 11th के पहले 10th वगैरह में, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि सिंपली अगर हम केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं या केमिकल जो चेंजेस होते हैं उन्हें अगर हम पूरा लिखते हैं तो उसको पढ़ना लिखना काफ़ी अनकन्वीनियंट होता है, तो उनको शॉर्ट हैंड यानी कि सिंबल्स के हेल्प से जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। The substance that react among themselves to bring about the chemical change are known as reactant। यानी वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है और केमिकल चेंज को कराता है उसे हम रिएक्टेंट करते हैं। वेयर एज द सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट टू द केमिकल चेंज आर नोन एज प्रोडक्ट। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है आफ्टर द केमिकल चेंज इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का हमारा सब्सटेंस होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो फाइनली हमें आफ्टर रिएक्शन मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। गॉट इट। Next topic is limiting reagent, the reactant which gets consumed first or limits the amount of product form is known as limiting reagent। देखिए यहाँ ध्यान से समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, नाम में ही इसके है लिमिटिंग यानी लिमिट में होने वाला। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि देखिए जब कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं कि टोटली जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है वो एक ही बार में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, कुछ थोड़ा अमाउंट जो होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में।
तो जैसे सपोज दैट अगर हमने 1 kg रिएक्टेंट लिया और वो धीरे धीरे उसका पहले 50 ग्राम जो है वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, देन 100 ग्राम, देन 150 ग्राम, तो वहाँ पे जो आपका जो 50 ग्राम जो था स्टार्टिंग में जो यूज किया गया था, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी वो अमाउंट होता है जो कि पहले कंज्यूम किया जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट, रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो कंसंट्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें फर्स्ट है आपका मास परसेंट, इज द मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास परसेंटेज अगर हमें निकालना होता है तो मास परसेंट ऑफ द सल्यूट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट आप जानते हैं, सल्यूट जो होता है माइनर सब्सटेंस होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो आपका मेजर सब्सटेंस होता है इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स्ड होते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, ये आपको प्रीवियस पार्ट में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम पहले मास की बात करें, इसका मतलब सॉलिड है, तो मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, एक एग्जांपल ने जैसे कि 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स दैट 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल, यानी अगर कहा जाता कि 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है तो इसका मतलब कि सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम रहा होगा और अपान में मास ऑफ द सोल्यूशन जो रहा होगा 100 और मल्टीप्लाइड 100, तो 100 कट गया होगा और आपका 5% आ गया होगा। अगर लिक्विड में है तो वहाँ पे हम वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे। इज द वॉल्यूम परसेंट इज द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट पर 100 यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम का निकालने के लिए सेम फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। सेम थिंग है यहाँ पर, बस यहाँ पर लिक्विड के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर कह सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर में कितने सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल M, कैपिटल M। ध्यान रखेंगे ये कैपिटल M है, स्मॉल m नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल m से हम मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोलरिटी है। मेजरमेंट इन मोलरिटी कैन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज सोल्यूशन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। यहाँ ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि टेम्परेचर चेंज करने पर मोलरिटी चेंज हो सकती है या नहीं। बिल्कुल चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लीटर जो वॉल्यूम है, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो वॉल्यूम यानी कि लिक्विड सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जिसके कारण मोलरिटी भी इफेक्टेड होती है। तो यहाँ मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना है कि अगर मिली लीटर में रहेगा तो आप इसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका मोलरिटी से अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो आपका आ जाता है मोलरिटी M इज इक्वल्स टू N अपॉन V। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है। ठीक है, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मास एंड मोलर मास। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा हम और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन जो होगा वो मास ऑफ द सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सल्यूट कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ द सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो आपका फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ द सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। उसको अगर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें सिंबल्स के फॉर्म में तो आपका हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेट मोलरिटी एंड सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस। मोलरिटी यानी M इज इक्वल्स टू कैपिटल M जो है वो मोलरिटी के लिए यूज किया जाएगा। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू V। वहाँ पे W क्या है? मास ऑफ द सल्यूट है, और M क्या है? मोलर मास ऑफ द सल्यूट है, और V क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट है आपका मोलरिटी। मोलरिटी का ही भाई है मोलरिटी। ठीक है, उसको अभी हम इसके बाद जानेंगे, लेकिन एक और रिलेशन आता है आपका टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ
definite solution required to prepare solution of other molarity the following equation is used। ठीक है, अगर दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं और सेम मोलरिटी के बनाने हैं तो उनके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 क्या है, इनिशियल मोलरिटी है, M2 मोलरिटी ऑफ द न्यू सोल्यूशन है, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि मोलरिटी और वॉल्यूम जब आपस में चेंज होते जाएंगे तो सपोज दैट जैसे पहले मोलरिटी 1 थी, फिर उसको मोलरिटी 5 करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम कितना वॉल्यूम होगा, कितना इंक्रीज़ करें, उसके अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले का यूज करके बता सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल m। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान देना है कि मोलरिटी और मोलरिटी बोथ आर डिफरेंट। मोलरिटी जो है वहाँ वॉल्यूम की बात थी और मोलरिटी में जो है वो मास की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ पर वॉल्यूम था और यहाँ पर मास है। ठीक है, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के घुले हुए हैं उसे हम कहते हैं मोलरिटी, और 1 लीटर में कितने मोल्स घुले हुए हैं उसे हम कहते हैं मोलरिटी। तो यहाँ आप ध्यान देखें, वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट भी है, ये भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 kg जो है वो आपका सॉल्वेंट है और वहाँ पर 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर जो होता था वो सॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला होता है और मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट या फिर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर आप kg यूज करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 नहीं करेंगे, अगर आप ग्राम यूज करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी से रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन भी। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट इज एक्सप्रेस्ड एज यक्स। यक्स यहाँ है लेकिन आगे चल करके इसको आपको यक्स से ही रिलेटेड एक सिंबल होता है जिसे हम काई कहते हैं। तो क्लास 12th में आपको काई से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मोल फ्रैक्शन का, लेकिन अभी हम उसको यहाँ पे यक्स के फॉर्म में ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बता क्या रहा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आप जो डिवीजन पढ़ते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। जो मैथमेटिक्स में आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं उसी की। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। हम जानते हैं कि कोई भी जो सोल्यूशन होता है उसमें एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सॉल्यूट और भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो कंपोनेंट्स तो होंगे ही। तो अगर जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जो होता है उसे ही हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस या दैट कंपोनेंट। इसको हम लोग यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके फार्मूला को देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हमें निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अपान में जो होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और वहीं अगर हमें बात करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं जो अपान में है वो दोनों सेम है, केवल ऊपर का ही चेंज हो रहा है क्योंकि जिसका हमें निकालना है उसे ऊपर रखना होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को न्यूमरेटर में रखेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को न्यूमरेटर में रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कभी भी किसी भी सोल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 1 होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता या 1 से कम भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके न्यूमेरिकल में या आपके सोल्यूशन में कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि दोनों का सम करने के बाद आपको 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है और ये आपका फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये इसका लास्ट टॉपिक था। अब इसके एक्सरसाइज वगैरह हैं जो आपको करने हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके,
थैंक यू स्टूडेंट्स।